नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम तमिलनाडु के उस दिलचस्प और तेजी से बदलते राजनीतिक माहौल को डिकोड करने वाले हैं जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है। दशकों से इस राज्य की राजनीति कुछ सेट नियमों और पक्के गठबंधनों पर चलती आई है ना? लेकिन आज हम जिन सोर्स मटेरियल्स का विश्लेषण कर रहे हैं वो दिखाते हैं कि कैसे हाल के कुछ घटनाक्रम इस पूरी पुरानी व्यवस्था को हिला रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस नए राजनीतिक गणित के पीछे की असली कहानी समझते हैं। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमने इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे गठबंधन की राजनीति पर चल रही बहस की, फिर समझेंगे गठबंधन का ये पूरा नंबर गेम, उसके बाद बारी आएगी आईयूएमएल की रणनीतिक दुविधा की, फिर हम देखेंगे टीवीके को जो एक नए राजनीतिक बदलाव का चेहरा बन रही है, और आखिर में बात होगी अनुभव और नई महत्वाकांक्षा के दिलचस्प मिलन की। तो चलिए, सबसे पहले अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, गठबंधन की राजनीति पर बहस। मौजूदा बदलावों की गहराई नापने से पहले हमें उस पुराने इतिहास को समझना होगा जो यहाँ की राजनीति का आधार रहा है। सोच सामग्री एक बहुत ही साफ बात की ओर इशारा करती है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी और प्रमुख पार्टियों ने हमेशा गठबंधन सरकार के आइडिया का सख्त विरोध किया है। मतलब चुनाव साथ मिलकर लड़ना एक बात है, लेकिन सत्ता या कैबिनेट में हिस्सेदारी देना बिल्कुल नहीं। इसे एक तरह का राजनीतिक एकाधिकार कह सकते हैं, जहां सिंगल पार्टी का शासन ही हमेशा से सबसे पसंदीदा मॉडल रहा है। और ये ऐतिहासिक सोच कितनी गहरी है, इसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष एड्डापाडी पलानीस्वामी के इस बयान से एकदम सटीक तरीके से समझा जा सकता है। उनका कहना है कि तमिलनाडु की जनता गठबंधन सरकार नहीं चाहेगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि सत्ता साझा ना करने की बात सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा नहीं है, बल्कि इसे जनता के इच्छा के रूप में पेश किया जाता रहा है। इसलिए अगर अब गठबंधनों के इस रूप में कोई भी बदलाव होता है तो वो वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, गठबंधन का नंबर गेम। राजनीति तो आखिरकार नंबर्स का ही खेल है ना? तो चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे की ये गणितीय सच्चाइयां काम कैसे करती हैं। इस पूरी बिसात में एक नंबर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और वो है 11। ये नंबर वर्तमान मुख्य गठबंधन सहयोगियों की संयुक्त आधार संख्या यानी कंबाइंड बेस स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ये वो जादुई आंकड़ा है जो बताता है कि बड़ी पार्टियों को सत्ता के शिखर तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए अपने सहयोगियों की कितनी सख्त जरूरत होती है। अगर इस नंबर को थोड़ा तोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कांग्रेस के पास 5, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास 2 और आईयूएमएल के पास 2 सीटें हैं। देखने में ये नंबर्स शायद बहुत छोटे या सिंगल डिजिट लगें, लेकिन असल में यही वो अहम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो सत्ता की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है सेफ्टी नेट या सुरक्षा जाल का कॉन्सेप्ट। विश्लेषक बताते हैं कि बड़ी पार्टियों के पास भले ही अपने अच्छे खासे नंबर्स हों, लेकिन उन्हें छोटे दलों की इन 2 या 1 सीटों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आईयूएमएल की 2 सीटें या डीएमडी की 1 सीट। क्यों? ताकि एक स्थिर बहुमत की गारंटी मिल सके। किसी भी अचानक आए राजनीतिक संकट के समय यही छोटे दल एक मजबूत सेफ्टी नेट का काम करते हैं। और इसी सेफ्टी नेट की बात से हम अपने तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं, आईयूएमएल की रणनीतिक दुविधा। इनकी मौजूदा स्थिति इस पूरी गठबंधन की राजनीति के विरोधाभासों को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करती है। अब इस विरोधाभास को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। केरला में आईयूएमएल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है, कैबिनेट में पावर शेयर करती है और कम्युनिस्टों के एकदम खिलाफ रहती है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर पार करके तमिलनाडु आते हैं, रणनीति पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ वे डीएमके के वफादार सहयोगी हैं, इतने लंबे समय से साथ हैं, पर कैबिनेट में कोई जगह नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ वे कम्युनिस्टों के साथ ही एक ही गठबंधन में बैठे हैं। एक अखिल भारतीय पार्टी के लिए ये वाकई एक बेहद मुश्किल संतुलन है। हाल ही में जब आईयूएमएल से पूछा गया कि क्या वे पाला बदलेंगे, तो उनका सीधा जवाब था ना। लेकिन यहाँ एनालिस्ट्स एक बहुत ही गहरा कूटनीतिक सिद्धांत सामने रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अक्सर ऐसा होता है कि एक ना सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने और बेहतर डील पाने का एक तरीका होती है, जिसे प्रोनाउंस्ड पोजीशन कहते हैं। क्या आईयूएमएल का ये इनकार भी कुछ ऐसा ही है? क्या ये कैबिनेट पदों के लिए मोलभाव करने की एक सोची समझी रणनीति है? राजनीति में जो सामने दिखता है, असल में खेल उससे कहीं बड़ा होता है। चलिए, अब इस पूरी स्थापित व्यवस्था के बीच एक बहुत बड़े ट्विस्ट की बात करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, टीवीके, जो राजनीतिक बदलाव का एक बिल्कुल नया चेहरा बनकर उभर रही है।
सोर्स मटेरियल्स के अनुसार एक्टिव विजय और उनकी नई पार्टी टीवी के सिर्फ एक और नाम नहीं है। ये दशकों पुराने सेट नियमों को सीधे चुनौती दे रही हैं। चाहे वो जोसेफ विजय का खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करना हो या फिर गठबंधन की राजनीति के पारंपरिक विरोध को तोड़ना, सबसे बड़ा और अहम कदम जो उन्होंने उठाया है वो है हाशिए पर रहने वाले और दलित समुदायों के उम्मीदवारों को सिर्फ रिजर्व्ड सीटों तक सीमित न रखकर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारना। मेलूर जैसे क्षेत्र में इस रणनीति को मिली सफलता ये साबित करती है कि अब पुराने नियम टूट रहे हैं और पूरे सिस्टम में एक नई खलबली मच गई है। और इसी खलबली से जन्म होता है हमारे पांचवें और आखिरी पॉइंट का, अनुभव और नई महत्वाकांक्षा का मिलन। स्थापित राजनीतिक मशीनरी और इस नई ऊर्जा के टकराने से क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। यह स्रोत एक बहुत ही संतुलित विचार सामने रखते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि विजय के साथ मार्गदर्शन देने के लिए थिरुमावलवन या कादर मोहिदीन जैसे अनुभवी नेताओं का होना तमिलनाडु के लिए फायदेमंद होगा। मतलब टीवीके के पास जोश है, नई महत्वाकांक्षा है, लेकिन राज्य को सही मायने में फायदा पहुंचाने के लिए इस कच्ची ऊर्जा को अनुभवी दिग्गजों की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये अनुभव और नई ऊर्जा मिल जाएं, तो ये पूरे राज्य के लिए एक बेहद मजबूत और स्थिर शक्ति बन सकता है। तो इन सभी सोर्स मटेरियल्स का विश्लेषण करने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु का राजनीतिक गणित बहुत ही तेजी से बदल रहा है। पुराने साथी अपने फैसलों पर दोबारा विचार कर रहे हैं और नए खिलाड़ी पुरानी व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अंत में बस यही एक बड़ा सवाल छूट जाता है, क्या आने वाले समय में ये स्थापित गठबंधन बदल जाएंगे या फिर ये नए खिलाड़ी राजनीति के सारे नियम ही पूरी तरह से फिर से लिख देंगे? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।